तो हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, है ना। और हाइड्रोलिसिस में बताया गया था कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो जो यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली चेंज नहीं होता है। और आपको जो हैलाइड पढ़ना है वो जनरली किस किस का हैलाइड पढ़ना है? हैलाइड का हाइड्रोलिसिस, कार्बाइड का, फिर किसका? ऑक्साइड का। तो हमने हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर लिया था और ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कर लिया था, है ना। देखिए ये सारे हाइड्रोलिसिस किसके थे बताइए? ऑक्साइड के। आपको बोला गया था ना कि जनरली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, समझ पा रहे हैं ना। नॉन मेटल का नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, उसको पानी में डालते हैं तो उसका क्या बन जाता है? ऑक्सी एसिड बन जाता है। और ऑक्सी एसिड से पानी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मान लो मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड ही बोला जाता है और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को ऑक्सी एसिड बोला जाता है। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये सारी हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आगे इसके कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड था वो ऑक्सी एसिड था और यहाँ में जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही सेम ऑक्सीडेशन नंबर का हमारा ऑक्सी एसिड बनता था, है ना। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन में, तो यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। और यहाँ में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा नाइट्रोजन का +4 वाला ऑक्सी एसिड तो होता ही नहीं है। नाइट्रोजन का या तो +3 वाला होता है या +4 वाला होता है। समझ पा रहे हैं ना? होता ही नहीं होता है? होता है। नाइट्रोजन का +4 वाला ऑक्सी एसिड नहीं होता है, या तो नाइट्रिक एसिड होता है या तो नाइट्रस एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है और नाइट्रस एसिड में +3 होता है। +4 वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी अगर ये इंटरमीडिएट में है जो ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। और डिसप्रोपोर्शनेट होके इसके दोनों एसिड बन जाते हैं। तो नाइट्रस एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। यहाँ में +3 और यहाँ में +5। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर इसका +4 वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में ये क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रस लोअर वाला और हायर वाला ऑक्सीडेशन एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सी एसिड बन जाएगी। जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो बताइए क्लोरीन में +6 वाला ऑक्सी एसिड होता है क्या? क्लोरीन का तो क्या होता है? +1 3 5 7 होता है ना। तो 6 वाला तो नहीं होता है। तो इस केस में ये क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। एक तो 6 से हायर वाला और 6 से कम वाला, लोअर और हायर वाला बन जाता है। तो बताओ हायर वाला, 6 से हायर वाला क्या बनेगा? HClO4। और 6 से कम वाला क्या बनेगा? 5 HClO3। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? +7 +3 +5। मतलब अगर ये इंटरमीडिएट में है तो इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला ऑक्सी एसिड बन जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपको याद रखेंगे, इसको बोला जाता है। अच्छा, ये ऑक्साइड इसको इसलिए बोला जाता है, ये क्या है? हमारा मिक्स एनहाइड्राइड है। समझ पा रहे हैं ना? तो जो ऑक्साइड होता है ना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं है? नॉन मेटल का ऑक्साइड को आप लोग जनरली क्या भी बोलते हैं? एनहाइड्राइड। क्या भी बोला जाता है? एनहाइड्राइड। मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है उसको ऑक्साइड को जनरली क्या भी बोला जाता है? एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो एनहाइड्राइड लिखा गया है N2O4 और Cl2O6, ये क्या है? मिक्स ऑक्साइड। क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको 2 ऑक्सी एसिड मिल रहा है। लेकिन इसके पहले जितने भी एलिमेंट का या जितने भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया गया था तो उसमें एक ही कंपाउंड मिल रहा था, है कि नहीं? लेकिन इसका हम लोग क्या कर रहे थे? हाइड्रोलिसिस करने पे हमारा कितना कंपाउंड मिल रहा है? 2 कंपाउंड मिल रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए हैं। अब हम लोगों को किसका हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है? कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। मैं आपको बता रहा था हैलाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। किसका? हैलाइड का, वो पहले पढ़ा दिया गया था। फिर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस, इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे ये ऑक्साइड का ही हाइड्रोलिसिस था। अब आपको क्या पढ़ना है? कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली हमारे जो कार्बाइड होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, एक आयनिक, कोवेलेंट और क्या होगा? इंटरस्टिशियल होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना। जो कार्बाइड होता है वो 3 प्रकार का होगा, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो जनरली हमारा जो कार्बाइड होगा, बताइए, कार्बाइड होगा वो कार्बन होगा, है कि नहीं? तो कार्बन क्या होगा? नॉन मेटल होगा कि नहीं होगा? तो आयनिक कार्बाइड में नॉन मेटल किसका बीच में बॉन्ड बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ में जो एलिमेंट होगा मेटल के साथ में जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है, तो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेटल। और जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो एस ब्लॉक का जो कार्बाइड होता है वो उसका नेचर कैसा होता है? आयनिक। समझ पा रहे हैं ना? और कोवेलेंट की बात करेंगे तो कोवेलेंट में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल का बीच में बनता है। तो नॉन मेटल तो कार्बन एक है ही है, तो उसके साथ में जो एलिमेंट जुड़ा हो वो कैसा होना चाहिए? नॉन मेटल। और नॉन मेटल कहाँ में होता है भाई? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ में लिखा है B4C और SiC, आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होते हैं? हमारे कोवेलेंट कार्बाइड होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट में कार्बन सिलिकाइड के बारे में बताया गया था। अब वो एक हमारा लास्ट होता है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इंटरस्टिशियल क्या होता है? जो जनरली D एंड F ब्लॉक के जो कार्बाइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ में फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ में फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लिखी गई है। मतलब ये जनरली क्या होता है, ये इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक कंपाउंड है और यहाँ में क्या है? इसके अंदर में वेडेनियम। क्या है? वेडेनियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये वेडेनियम का क्रिस्टल है और इसमें जाके कुछ इंप्यूरिटीज आ जाए। मान लो कार्बन यहाँ पे आके ट्रैप हो गया। समझ पा रहे हैं ना? कार्बन यहाँ में क्या हो गया? ट्रैप हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ पा रहे हैं ना? तो इसकी कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होती है। बताइए यहाँ में वेडेनियम कितना है? कितना है भाई? 9 है। तो 9 वेडेनियम और उसमें कार्बन कितना है? 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V9C1। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो इसकी इंप्यूरिटीज क्या है भाई? कार्बन है, इसमें कोई भी एलिमेंट इंप्यूरिटीज आ सकती है, जैसे कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो एक और कार्बन आ गया, इसके जाके ट्रैप हो जाए, तो अब बताओ इसमें 9 वेडेनियम के लिए कार्बन कितना हो गया? 2 कार्बन हो गया। तो फॉर्मूला उनका चेंज होते रहता है। ये नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, जिनकी फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि इस लैटिस में कितने वेडेनियम पे कितने कार्बन है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए इनका फॉर्मूला जनरली क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोलिसिस। समझ पा रहे हैं ना? और आपको जो हाइड्रोलिसिस पढ़ना है वो केवल पढ़ना है आयनिक कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक, जो आयनिक कार्बाइड है उसका हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा आयनिक कार्बाइड है वो अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? चलिए बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर हमारे पास में मान लो आयनिक कार्बाइड है ना, और आयनिक कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कार्बाइड है, अच्छा देखिए, कार्बाइड है मतलब आयनिक कार्बाइड है मतलब मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड होगा, है कि नहीं? और जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H+ और OH- का अटैक कराते हैं, और बोला गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जनरली चेंज नहीं होता है।
तो आप बोर्ड पे ध्यान देना, मान लो कार्बाइड है भाई, तो यहाँ में मेटल प्लस होगा और कार्बाइड में मान लो कुछ ये माइनस होगा, मिथेनाइड लिखा गया इसका, ठीक है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे H प्लस और OH माइनस पे, है कि नहीं। तो बताइए मेटल पे तो प्लस होगा तो उसके साथ में क्या जाएगा, OH, और कार्बन पे क्या चार्ज है, -4 चार्ज है, तो बताओ उसके पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ज -4 है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन, और साथ में क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलने वाली है, मीथेन गैस। अगर यहाँ से मीथेन गैस बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, मिथेनाइड। समझ पा रहे हैं ना, मीथेन लिख के लास्ट में आइड लगा देना है, ठीक है। और बताइए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखा है, C2, यहाँ में लिखा है C2-3 लिखा है ना, C2-3 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा होगा C2-2 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल पे क्या जाएगा बताइए, मान लो ये ऐसे कार्बाइड के फॉर्म में तोड़ेंगे तो मेटल जो होगा उसका OH जाएगा मेटल के पास जाएगा और H जाएगा किसके, कार्बन के पास में। तो 2 निगेटिव चार्ज है तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H2। इथाइन नाम होता है या एसिटिलीन, या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, इथाइन। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए एसिटिलीन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एसिटिलाइड, लास्ट में आइड लग जाएगा, है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, इसका नाम होता है प्रोपा, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना C3 4- है ना, तो यहाँ में मेटल के पास, मेटल पे तो प्लस चार्ज होगा तो उसके पास क्या जाएगा, OH, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ में कितना बताइए, यहाँ में क्या है, -4 है, तो उस पे 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, C3H4, क्या बन जाएगा, C3H4। इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। अगर C-4 होगा तो नाम होगा मिथेनाइड, C2-2 होगा तो नाम होगा एसिटिलाइड, और C3-4 होगा तो नाम होगा एलाइलिड। समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसकी रिएक्शन कराना है वाटर के साथ में, तो ये बनने वाला है, ठीक है। अगर मान लो ये हो गया, C-4 होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या कौन सी गैस बनेगी, मीथेन। और मान लो C2-2 होगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या निकलेगा, एसिटिलीन बनता है, और इसका करेंगे तो प्रोपाइन बनेगा। समझ पा रहे हैं ना, इसका नाम एलाइलिन भी होता है, ठीक है। तो अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, अपने यहाँ में हेडिंग में लिखा है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड, फॉस्फाइड एंड कार्बाइड विथ वाटर। समझ पा रहे हैं ना। तो कार्बाइड का वाटर के साथ में रिएक्शन करना है, नाइट्राइड का कराना है और फॉस्फाइड का कराना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है, ये सब इलेमेंट की वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्या समझ पा रहे हैं ना आप। अब ध्यान देना, BeC2 की रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे या कैल्शियम, ये सब हमारा आयनिक कार्बाइड है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला था कि जब भी हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ में रिएक्शन देख लेंगे तो समझ लेना ये हाइड्रोलिसिस वाला केस है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में हैलाइड का हाइड्रोलिसिस, ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस, कार्बाइड का, नाइट्राइड का और फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो देखो क्या यहाँ में कार्बन है क्या, तो ये कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस है। नाइट्रोजन यहाँ में देखो Mg3N2 नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्राइड, नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ पा रहे हैं ना, मैग्नीशियम का चार्ज +2, N पे चार्ज क्या आ रही है, -3, तो नाम क्या होता है, नाइट्राइड, तो नाम क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और यहाँ में बताओ क्या नाम होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ये नाइट्राइड और फॉस्फाइड का भी हाइड्रोलिसिस दिया है, तो हम लोग यहाँ में एक साथ में पढ़ लेते हैं, क्लियर है ना। बोर्ड पे ध्यान देना, प्रोडक्ट लिखना आसान है, लेकिन आपको अभी कैसे मालूम होगा कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस किया जाए तो प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ में मीथेन गैस निकलेगा कि एसिटिलीन निकलेगा, कि एसिटिलीन बोलो या इथाइन बोलो या प्रोपाइन निकलेगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर इस प्रकार का कार्बाइड हो, C पे चार्ज -4 हो तो समझ में आ रही है कि मीथेन निकलेगा, अगर C2-2 हो तो इथाइन निकलेगा, है ना, और C3-4 हो तो क्या निकलेगा, प्रोपाइन गैस निकलेगी, मतलब प्रोपाइन रिलीज होगी। समझ पा रहे हैं ना। और साथ में क्या बनने वाला है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे हैं। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं जैसे इधर देखिए Be2C है ना, तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मालूम होता है कि बेरिलियम पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ में बताओ कितने बेरिलियम है, 2 बेरिलियम है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +4, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं। तो बताओ इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस, कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस, कार्बन कितना है 1, तो बताओ यहाँ में जो कार्बन है वो C-4 टाइप का है कि नहीं है, अरे भाई है कि नहीं है,
है। तो बताइए जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ में वाटर आएगा, H प्लस और OH माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ में जो मेटल है बेरिलियम, बेरिलियम पे OH जाएगा, H इस पे जाएगा, तो C-4 है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस पे हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH4 और यहाँ में BOH का होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस CH4 बन जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे मान लो यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करके प्रोडक्ट क्या बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। तो सबसे पहला काम ये होगा कि कैल्शियम पे चार्ज कितनी होती है बताइए? +2। तो यहाँ पे जितना चार्ज होता है उतना ओवरऑल चार्ज होना पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। मतलब एक कैल्शियम पे चार्ज +2 है तो 2 कार्बन पे चार्ज क्या होना चाहिए? -2। तो बताओ C2 पे -2 क्या, उसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीड बोलते हैं ना, एसिटिलाइड बोलते हैं। तो उसका हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो क्या बनेगा? C2H2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस देंगे तो OH यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा, तो क्या बना देगा बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। समझ पा रहे हैं ना? तो हाइड्रोलिसिस करना तो काफी आसान ही है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कराएंगे तो बताओ, यहाँ पे बेरिलियम पे कार्बन, ये कार्बन कौन सा वाला फॉर्म है बताओ? C-4 वाला है, तो क्या बनेगा बताइए? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? CH4, है कि नहीं? और बताओ इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कैल्शियम क्या है भाई? +2 और C2 पे -2 है ये, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराने से क्या बनता है? तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनेगा बताइए? C2H2। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा बताओ Al4C3 की बात करेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा इसका। अगर Al4C3 की बात करेंगे तो बताओ एल्युमिनियम का चार्ज तो आप लोग जानते हैं ना +3 होता है, होता ही नहीं होता है? होता है। अब बताओ एक एल्युमिनियम का चार्ज +3 होता है, लेकिन एल्युमिनियम कितना है? 12, 4 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 12। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। मतलब ये 3 C3 पे चार्ज कितनी होनी चाहिए? -12 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा कोई आयन पढ़ाया गया है क्या C3 पे चार्ज -12 हो? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है। इसका मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 कार्बन पे चार्ज अगर -12 है तो 1 कार्बन पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो C-4 वाला टाइप आ गया कि नहीं आ गया? और C-4 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन जाएगा? मीथेन। तो इसका हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या यहाँ में देखो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान, यहाँ में जो पॉजिटिव चार्ज है +12 है और यहाँ में नेगेटिव चार्ज कितना होना पड़ेगा? -12। तो C3 पे चार्ज कितनी होगी? -12। ऐसा वाला तो आपको कार्बाइड बताया ही नहीं गया। तो आपको क्या कर देखना है कि 3 कार्बन पे चार्ज -12 है तो 1 कार्बन पे चार्ज कितना होगा? -4। तो C-4 वाला टाइप हो गया, ये मिथानाइड हो गया, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो बताइए Mg2Ct का थोड़ा सा सोचो। Mg2C3 का बात करेंगे तो बताओ मैग्नीशियम पे, एक मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? +2। यहाँ पे एक मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? +2। तो 2 मैग्नीशियम है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +4। तो क्या उतना ही एनायन का चार्ज होना चाहिए? मतलब 3 कार्बन पे चार्ज कितनी होनी चाहिए? -4। C3-4 वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो क्या बनेगा बताओ यहाँ से? और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बताइए? C3H4। समझ में आ रही है? चलिए इसका बताइए। अब बताओ कुछ भी है ही नहीं। अगर हम बात करते बताओ यहाँ में नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करना है तो वही सिंपल, मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होगा भाई? +2 और इस पे चार्ज कितना होगा? -3। और वाटर का H प्लस और OH माइनस का अटैक कराना है, H प्लस और OH माइनस, तो मेटल के पास क्या जाएगा बताओ? M के साथ में OH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम के साथ में OH, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और यहाँ में कौन सी गैस निकलने वाली है? अमोनिया। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ में बताओ कैल्शियम का क्या है? +2 और यहाँ पे क्या चार्ज है? -3। और वाटर का अटैक कराएंगे तो वाटर का अटैक कराने से क्या होगा? H प्लस कहाँ में जाएगा? P के पास 3 फास्फोरस है तो 3H चला जाएगा तो PH3 गैस निकलेगा। और यहाँ में क्या हो जाएगा? OH चला जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3। PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? तो ये रिएक्शन हमारा क्या होता है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PH3। PH3 का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, फॉस्फीन गैस बनाना है तो आपको ये कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, फॉस्फीन गैस बन जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो क्या कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है, कॉपी कर लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, कैसे आपको ये रिएक्शन कराना है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस पे चार्ज क्या होगा, है कि नहीं?
तो अगर ये मालूम हो गया कि एनाइन हमारा इस टाइप का है, जैसे C-4 का है, तो उसका हाइड्रोलिसिस से तो मीथेन बनने वाला है कि नहीं। और अगर मान लो आपको ऐसे पता चल गया कि ये जो आयन है वो C2-2 है, तो इससे क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, इथाइन गैस बनेगा, है कि नहीं। और मालूम हो गया C3-4 है तो उसका प्रोपाइन बनने वाला है ना। तो आपको पहले एनाइन को पता करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोलिसिस हो पाएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं Be2C का, देख लो एक बार, और अगर आपको डाउट है तो यहाँ में देख लो B2C की बात कर लेंगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं चल रहा है कि कार्बन पे चार्ज क्या होगा, है कि नहीं। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल तभी हो पाएगा जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। और आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम, रेडियम, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ में सोच के देखो, बेरिलियम कितना है भाई, एक बेरिलियम का चार्ज +2 है, तो 2 बेरिलियम का चार्ज कितना होगा, +4 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड केटायन है तो इसका एनायन का चार्ज बराबर होना चाहिए, तो इसमें चार्ज कितनी होनी चाहिए कार्बन की, -4, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। तो बताओ यहाँ में कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन पे चार्ज कितनी होनी चाहिए, -4। तो यहाँ में C-4 का हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, मीथेन। और यहाँ में बेरिलियम मेटल है, और मेटल में जब OH जाएगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, ये तो समझ में आ गई है। अगर हम बात करें CaC2 की बात करेंगे, CaC2 की बात करें तो कैल्शियम पे बताओ चार्ज होता है +2, तो ये पूरा C2 पे चार्ज कितना होना पड़ेगा ओवरऑल, -2। क्या C2-2 टाइप का कार्बाइड आपको नजर आ रही है यहाँ, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इथाइन, सॉरी क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। फिर अगर हम बात करें देखो मैग्नीशियम का, Mg2C3 की बात करेंगे, तो एक मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 2 होगा, लेकिन मैग्नीशियम कितनी नजर आ रही है, 2। तो एक मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है तो 2 मैग्नीशियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4। तो बताओ ये इस पे चार्ज कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 मैग्नीशियम पे चार्ज +4 है, तो इस पे 3 कार्बन पे चार्ज टोटल मिला के क्या होना चाहिए, -4, तभी ना कंपाउंड न्यूट्रल हो पाएगा। और C3-4 को क्या बोला जाता है, प्रोपाइलीड, है ना, या एलाइलीड बोल सकते हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस कराने से प्रोपाइन निकलता है, क्या बनता है, प्रोपाइन। तो यहाँ में 3 हाइड्रोजन, 4 नेगेटिव चार्ज कितनी है, -4, तो 4 हाइड्रोजन देंगे तो क्या बनेगा, C3H4। समझ पा रहे हैं ना। और इसकी अगर बात करें देखो Al4C3 की बात करें तो यहाँ में क्या है, एल्युमिनियम आप लोग जानते हैं P ब्लॉक का है ना, P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये एल्युमिनियम मेटल है, और मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, लेकिन एक एल्युमिनियम का चार्ज +3 है, तो 4 एल्युमिनियम का चार्ज कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, +12, है कि नहीं। तो अगर ये 12 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 कार्बन को मिला के उस पे नेगेटिव चार्ज कितनी आनी चाहिए, -12। तो यहाँ पे C3 पे चार्ज कितनी होनी चाहिए, -12, तभी तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो पाएगा। लेकिन आप कोई ऐसा कार्बाइड देखो जिसमें C3 पे चार्ज -12 है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 3 कार्बन पे चार्ज -12 है, तो एक कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा, तो वो ये वाला केस हो गया, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ में क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम +2 है, नाइट्राइड -3 है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ में यहाँ में गलती से 3 लिख दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस होगा, प्लस अमोनिया गैस बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो यही है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब हम ऑक्सी एसिड का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये कैरोज एसिड है और इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बोर्ड पे ध्यान देना। इसका नाम है कैरोज एसिड, पढ़े थे, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़े थे, है ना। और यहाँ में बताइए बेसिसिटी कितनी नजर आ रही है, 2, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6 से ज्यादा आएगा, तो समझ लेना पेरोक्साइड लिंकेज है। और पेरोक्साइड लिंकेज है तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। यहाँ में भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 नहीं आएगा, एक्स मेथड से करेंगे तो यहाँ से बताओ कितना आएगा, -14, और यहाँ से +2, -14 + 2 कितना होता है, 12, 12 डिवाइड बाई 2, 6 आ रहा है। यहाँ में बताइए, यहाँ में 6 नहीं आएगा, यहाँ में क्या आएगा, 18, -18 + 2 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2, 8, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ जाए तो समझ लेना इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, पेरोक्साइड लिंकेज। और वैसे भी आपको मालूम है Z2O8 ZOOZ के बीच में लिंकेज होगा ना, तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा, इसमें भी इसमें नहीं होगा, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, Z2O7 में कौन सा टाइप का लिंकेज होता है, SOS लिंकेज, मतलब SOS लिंकेज होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देना, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो कैसे कराना है।
क्या इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है H2SO5 का, है ना। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, तो हाइड्रोलिसिस बहुत आसान है भाई। क्या करना है क्या करना पड़ेगा, आप बोर्ड पे ध्यान देना। मैं बोला था ना कि अगर मान लो ये डॉटर एसिड है या पेरेंट एसिड है, बताओ डॉटर है या पेरेंट्स है। ये डॉटर एसिड नहीं है, सॉरी ये पेरेंट एसिड नहीं है, डॉटर एसिड है। पेरेंट एसिड तो दो ही होता है, सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस। इसका नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। 2 मोल में से पानी निकालेंगे तो ये बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारे डॉटर एसिड लिखे गए हैं, समझ पा रहे हैं। तो डॉटर एसिड है और यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो +6 वाला एसिड बना दीजिए, पेरेंट एसिड बना दीजिए। और 6 में पेरेंट एसिड क्या ही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सब केस में आपका क्या बनने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा बताइए, यहाँ में सल्फर और ऑक्सीजन में किसका ईएन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो बताओ इस सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, इस सल्फर को क्या देना है, जो प्लस होगा उसको क्या करना है, माइनस देना है। क्योंकि वाटर में तो ब्रेक करेंगे ना, H+ और OH- है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बॉन्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और सल्फर को क्या देना पड़ेगा, OH, और इसको क्या देना पड़ेगा, H। तो जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH OH, तो H2SO4 हो गया, और यहाँ में आएगा H, तो क्या बनेगा बताओ, H2O2, है कि नहीं। और यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, इसमें अगर हम बात करेंगे देखो, तो यहाँ में कौन सा लिंकेज होगा, SOS लिंकेज होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ में सल्फर पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो क्या ये बॉन्ड को तोड़ना है, सल्फर को क्या देना है, OH, इसको देना है क्या। तो ये क्या बनेगा देखो, OH S डबल बॉन्ड O OH होगा कि नहीं होगा, क्या ये S डबल बॉन्ड ये भी होगा, तो इसका क्या नाम है, H2SO4, और ये भी क्या बनेगा, H2SO4। तो ये कितना मोल H2SO4 बन जाएगा, 2 मोल, समझ पा रहे हैं ना। और बताइए मार्शल एसिड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, तो मार्शल एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या होगा, देखिए S डबल बॉन्ड O, देखिए ये मार्शल एसिड है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो यहाँ में प्लस होगा, कोई भी एक सल्फर पे, एक तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बताओ इसको क्या देना पड़ेगा, OH इधर आएगा और H+ इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो क्या बना, H2SO4, और ये क्या बना, H2SO5, क्या बन जाएगा, H2SO5। और H2SO5 जो होता है ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो सकता है। क्या इस बार एक बार इसका H2SO5 का हाइड्रोलिसिस कराया जाए, है कि नहीं। अभी देखो आपने पढ़ा था H2SO5 का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बना है, H2SO4, क्या बना है, H2SO4 + H2O2, समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का ये मतलब है, बोर्ड पे ध्यान देना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ध्यान से सुनिए कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन 1 मोल वाटर के साथ में कराएंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैरोज एसिड। लेकिन जब आप वाटर 2 ले लेंगे तो ये जो कैरोज एसिड है ना, वो फर्दर क्या हो जाता है, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O। तो अगर हम मान लो पूरा रिएक्शन लिखे, अगर आपसे ऐसे पूछेगा H2SO4 H2H2O8 की रिएक्शन अगर 2 मोल H2O के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, H2SO4 ये बनेगा, फिर ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा, H2SO4 + H2O2। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे होगा। अगर आपसे कोई, केवल ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि बताइए मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस करने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये दोनों लिखना है, ठीक है। मार्शल एसिड का लिमिटेड वाटर के साथ में रिएक्शन कराने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये होगा, समझ पा रहे हैं ना। मतलब 1 मोल मार्शल एसिड की रिएक्शन 1 मोल वाटर के साथ में कराने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां तक रुक जाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि मार्शल एसिड की रिएक्शन एक्सेस वाटर के साथ में कराने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2, समझ पा रहे हैं ना। या तो आपको बोलेगा कि 1 मोल मार्शल एसिड की रिएक्शन 2 मोल वाटर के साथ में कराने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ वाटर टू फॉर्म, तो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैरोज एसिड।
समझ पा रहे हैं क्या? तो लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी है। या में 2 वाटर हो सकता है, या तो क्या भी लिखा हो सकता है, एक्सेस वाटर। तो ये ऑक्सी एसिड का हाइड्रोलिसिस हो गया है। ये मार्शल एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है ना, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो OH यहाँ पे अटैक करेगा, H यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या 2 हाइड्रोजन है, तो H2S है। कितने ऑक्सीजन यहाँ में नजर आ रहे हैं? 4, तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ में देखो कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन H2S, और ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा। लेकिन H2SO5 है, वो फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस होगा ऊपर वाला रिएक्शन, देखो कैरोज एसिड का आपने हाइड्रोलिसिस करा, तो क्या बना है? H2SO4 प्लस H2O2। तो कहने का मतलब है, अगर ये 1 मोल वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब 2 मोल वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2 होगा, ठीक है। मतलब ये इसका फर्दर ये बनता है, लेकिन फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो ये बन जाता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नोट लिख लीजिए, एक पॉइंट में बोर्ड पे ध्यान देना है। तो लिखेंगे, देखिए थोड़ा BF3 और SiF4 है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस होता है। तो लिखेंगे BF3 एंड SiF4 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो BF3 और SiF4 का क्या कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम आप लोग पढ़े थे कि BCl का हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली होता है क्या? हाँ, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। और SiCl4 का हाइड्रोलिसिस, यहाँ में मैं बोला था +3 है, तो +3 वाला ऑक्सीजेन बना दीजिए, H3BO3 है कि नहीं, प्लस यहाँ से HCl निकल रहा था ना, और यहाँ में क्या बनना था, मैं बोला था SiOH4 लिख दीजिए, या H2SiO3 लिख दीजिए, समझ पा रहे हैं ना, या SiO2 लिख दीजिए, समझ पा रहे हैं ना। तो ये दोनों में देखो, अगर इसका क्लोराइड होता है इसके साथ में, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन जब क्लोराइड की जगह में फ्लोराइड आ जाता है तो उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन समझिए, ठीक है। तो क्लोरीन होगा तो भाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे क्लोरीन का जगह में अगर फ्लोरीन होता है तो उसका क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्यों होता है उसका बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे मान लो BF3 है और यहाँ में क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो बताओ यहाँ में +3 है कि नहीं है? तो +3 का ऑक्सी एसिड बन जाएगा, मतलब OH जब आएगा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? H+ और OH माइनस, तो यहाँ में क्या होगा? बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, प्लस यहाँ में क्या बनेगा? HF। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अब यहाँ में क्या होता है कि ये जो HF होता है वो फर्दर इस BF3 पे अटैक कर देता है, और जब BF3 की रिएक्शन होती है HF के साथ में तो ये कंपाउंड बनता है HBF4 माइनस, HBF4 होता है, और जब इसको तोड़ते हैं तो बनता है H+BF4 माइनस, और ये जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं ना। मतलब एक ही जो दो, मतलब इसका पैरेलली 2 रिएक्शन हो रही है। मतलब जब BF3 की रिएक्शन BF3 की वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ही कंपाउंड होगा जो हाइड्रोलिसिस होगा, और यहाँ से जो HF बना है वो फर्दर इसके साथ में कंपाउंड करके ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या सारे BF3 वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं? क्या नहीं, कुछ BF3 वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ BF3 HF के साथ में रिएक्शन करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए बताओ, इसको हम बोलेंगे क्या सारे BF3 का वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है? नहीं, तो कुछ BF3 ऐसे हैं जो किसके साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं? HF के साथ में। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। समझ पा रहे हैं ना। उसी प्रकार ये जो हमारा होगा SiF4, वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे SiOH4 प्लस यहाँ से बनेगा HF, ठीक है। फिर ये जो HF होता है वो इस पे अटैक करता है, SiF4 प्लस HF, ये बनता है H2SiF6, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब है कुछ मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा और कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्शन करके ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, H2SiF6 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्लियर है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि BF3 और SiF4 का पार्शियली हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन BCl3 और SiCl4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर।
जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने बोला था ना कि कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए फजान रूल आपको याद होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसकी हाइड्रोलिसिस उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। तो मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी हाइड्रोलिसिस अच्छी होने वाली है, BF3, BCl3, BBr3, BI3। मतलब किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। क्या यहाँ में पोलराइजेशन में क्या करना पड़ता है, केटाइन +3 -1 +3 -1 है कि नहीं है। तो क्या एनायन सेम है या केटाइन सेम है, केटाइन सेम है। तो एनायन का साइज बड़ा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस। तो क्या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा किसमें होगा, Bi3 में। किसमें होगा, Bi3 में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब बोलेंगे ये पता नहीं ये पोलराइजेशन क्या होता है, तो दिक्कत हो सकती है। बताओ SnCl2 और SnCl4 में किसमें हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। क्या यहाँ में Sn में क्या है, +2 -1 है कि नहीं है, और यहाँ में +4 -1 है कि नहीं है। तो बताओ किसका पोलराइजेशन ज्यादा, जितना केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए। पोलराइजेशन का कंडीशन क्या था, केटाइन का साइज और एनाइन का साइज बड़ा। केटाइन का साइज छोटा मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो बताओ किसमें केटाइन का साइज छोटा है, ए या बी में, बी में। तो इसका साइज छोटा होने का वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉपी कर लीजिए। अच्छा बताओ अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें किस किस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बताओ। CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है क्या, नहीं। SF6 का नहीं होता है। और आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस का बाकी रिएक्शन एक ही जैसा है, केवल 6 रिएक्शन ऐसे हैं जो अलग होते हैं। NF3 का हाइड्रोलिसिस या NCl3 का हाइड्रोलिसिस याद है ना। तो उसमें क्या बनता था, अगर NCl3 का हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस प्लस HOCl। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें जो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं भाई वो कैसे मिलते हैं, एक तो बेस और दूसरा कैसा मिलता है, एसिड। नहीं समझे, ये क्वेश्चन है। NCl3 का हाइड्रोलिसिस बोलेगा कौन सा कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें एक एसिड है और दूसरा बेस है। तो बताओ NCl3 का हाइड्रोलिसिस में बताओ यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज आया था कि नहीं आया था, आया था ना। और वाटर को जो ब्रेक करेंगे तो H+OH- देंगे क्या, तो क्या यहाँ पे H जाएगा तो बताओ NH3 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ में HOCl होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है कि नहीं। तो बताओ अमोनिया क्या है, हाइड्रोजन है भाई, एसिड है। जिसके पास H होता है वो एसिड होता है। ये क्या है, एसिड या बेस, कैसे पता चला, लोन पेयर है इसके पास। क्या है, लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर को देता है वो लुईस बेस होता है। तो बताओ ये बेस है क्या, और यहाँ में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, एसिड। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में जो इसका हाइड्रोलिसिस करने से जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो दोनों कैसे हैं, एक तो एसिड है और दूसरा क्या है, बेस। समझ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कॉपी हो गया। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो मैं बता रहा था हाँ कि जो हमारा 6 रिएक्शन है जो अलग है कि नहीं। जैसे नाइट्रोजन के हर एक एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है। जिसमें लास्ट वाले 2 एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस कुछ अलग प्रोडक्ट से बना था ना, एंटीमोनियल क्लोराइड और बिस्मेथिल क्लोराइड, ऐसा था। जिसमें फॉर्मूला बना था SbOCl और BiOCl, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस कुछ अलग प्रकार से हुआ था। NCl का हाइड्रोलिसिस कुछ अलग प्रकार से हुआ था। और ग्रुप नंबर 18 में आपको बताया गया था जेनॉन के XCF2, XCF4, XCF6 का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा था। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मैं बोला था ऊपर वाला दोनों कंपाउंड में क्या मिलेगा, जेनॉन। नीचे वाला दोनों कंपाउंड में XCO3, जहां जहां जेनॉन मिला है वहां वहां ऑक्सीजन मिलेगा। हर केस में क्या मिलेगा, HF। फिर आपने स्टेप वाइज भी हाइड्रोलिसिस करके देखा था। तो यही 6 कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोलिसिस कुछ अलग प्रकार से होती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखिए, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब इंटरमीडिएट स्टेट। समझ पा रहे हैं ना। तो लिखेंगे द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 will be वाला ए ऑप्शन में sp2 sp3 sp3d sp2 बी ऑप्शन में sp2 sp3 sp3d। क्या बोला गया था द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग
हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 विल बी, ए ऑप्शन में क्या लिखना था, sp, sp2, sp3, sp3d, क्या आंसर आएगा, sp3। मैं बोला था कि जब भी ट्रांजिशन स्टेट करना है, बनाना है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन पेरेंट वाला से एक बढ़ा देना है। तो BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो टिक कर दीजिए sp3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 mole HCF6, 1 mole HCF6, समझ पा रहे हैं क्या, HCF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसा लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ABCD में 1 2 3 4 ना। तो कितने वाटर, कितने मोल वाटर की रिक्वायरमेंट है बताना है। हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर required for complete hydrolysis of 1 mole HCF6, कितना, HCF6 कितने मोल, 3, तो 3 पे टिक कर दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या, क्या ये लास्ट है ना, मैं बोला था ना 2 4 6 वाला है क्या। तो क्या यहाँ में जब इसका वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कराते थे तो बताओ क्या बनता था, HCO3 + HF, बनेगा कि नहीं बनेगा। और रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बताओ भाई ऑक्सीजन यहाँ में कितना है, 3, तो यहाँ में ऑक्सीजन कितना होना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा 6, हाइड्रोजन 6, फ्लोरीन 6, सब रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ कितना मोल की जरूरत है, 3। अगर मान लो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम है, अब पूछेगा IF7 का हाइड्रोलिसिस कराने पे कितना मोल वाटर की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल IF7 का हाइड्रोलिसिस करने का, 1 मोल IF7 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए वाटर के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है। तो पहले बताओ भाई, आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट +7, वाटर प्लस H+OH- होगा कि नहीं होगा। तो आयोडीन मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड, आयोडीन का +7 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, HiO4। अरे भाई ये तो रिएक्शन आना चाहिए ना, HiO4 प्लस क्या बनेगा बताओ, HF, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब बोर्ड पे ध्यान देना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस तभी हो पाएगा। यहाँ में पानी, ऑक्सीजन कितना है, कितना है, आंखों से देखिए 4 है, तो उतना ही यहाँ में 4 लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं ना, तो 4 लिखने से बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो यहाँ में लिख दो 8। समझ पा रहे हैं ना, तो कहने का मतलब है उस समय वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी बताइए, कितनी, 4 मोल वाटर। समझ पा रहे हैं, ऐसे देगा तो रिएक्शन को बैलेंस करके आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि आप लोग लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following on hydrolysis produce, which of the following on hydrolysis produce a basic and acidic product, a basic and acidic product। तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे NCl3, PCl3, ASCl3, BiCl3, NCl3। तो करेक्ट आंसर इज NCl3, क्योंकि इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको अमोनिया प्लस HOCl मिलेगा, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 2-oxy acid, which of the following, which of the following compound gave 2-oxy acid on hydrolysis। ऑप्शन नंबर ए PCl3, PCl3, AlCl3, PCl3, AlCl3, N2O4, N2O5, N2O4, N2O5। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, 2 ऑक्सी एसिड देगा भाई। क्या क्या ऑप्शन था बताओ, PCl3 और बी में क्या क्या, AlCl3 और नेक्स्ट में
N2O4 और ये क्या था N2O5। यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, यहाँ में +4 है ना, और यहाँ में +3 है और यहाँ पे भी +3 है। तो फास्फोरस का +3 वाला ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ही बनेगा। क्या बनेगा बोलो जल्दी से? H3PO3। यहाँ में क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस। यहाँ में क्या बनेगा? +4। +5 वाला है तो क्या बनेगा? HNO3। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नाइट्रिक नाइट्रस। +3 +5 क्या उसका बीच में है क्या ये? तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस करने से दो ऑक्सीडेशन बनेगा कि नहीं? एक तो +4 से ज्यादा वाला 5 वाला, और 4 से एक कम 3 वाला। तो क्या ये नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एनहाइड्राइड। हमारे पास में ऑक्साइड है। ऑक्साइड किसका है? नॉन मेटल का। वो मेटल भी हो सकता है भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। नॉन मेटल का ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता था? ऑक्सी एसिड। और मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसका नाम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जब नॉन मेटल का ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड से जब पानी निकाल दिया जाएगा तो क्या बनेगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। अगर मान लो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो कहने का मतलब है कि जब ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो ऑक्सी एसिड बनता है, और ऑक्सी एसिड से पानी निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल होगा तो मेटल का ऑक्साइड हो जाए। क्लियर है ना भाई? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। इसी को नॉन मेटल का ऑक्साइड बोलो या मेटल का ऑक्साइड बोलो, इसी का दूसरा नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हैं ना? अब बताइए, जो हमारा एनहाइड्राइड होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो एसिडिक होगा या तो वो बेसिक होगा। अगर मान लो ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अगर मान लो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक ही नेचर होता है ना। मेटल का ऑक्साइड आर एसिडिक। मैंने गलत बोला क्या? नॉन मेटल का ऑक्साइड आर एसिडिक ही नेचर, और मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वो कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सी एसिड दिया जाएगा, उसका एनहाइड्राइड बनाना है। एनहाइड्राइड का मतलब ऑक्सी एसिड से पानी निकालना है। और पानी जनरली कितना निकालना है? पानी 1 मोल पानी निकालने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ में HNO2 है, अब इसका आपको क्या बनाना है? यहाँ में एनहाइड्राइड बनाना है। ठीक है, ये क्या है हमारा? या तो ऑक्सी एसिड होगा या तो हाइड्रोक्साइड होगा, और उसका क्या बनाना है? आपको एनहाइड्राइड बनाना है। तो चलिए, इसका एनहाइड्राइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? पहले क्या था हमको भाई? नॉन मेटल का ऑक्साइड दिया था, पानी डालते थे तो क्या बनता था? ऑक्सी एसिड बनता था या हाइड्रोक्साइड बनता था। अब रिएक्शन उल्टा है जस्ट। अगर ये हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से क्या करना है? पानी निकालना है। समझ पा रहे हैं ना? तो जब पानी निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? पानी निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन हमेशा इवन नंबर में होना पड़ेगा, तभी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल सकता है। क्लियर है ना? तो बताओ, यहाँ में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। अगर इसमें से कितना मैक्सिमम पानी निकाला जा सकता है? 1। तो जब पानी निकालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्या है? ये हाइड्रोक्साइड का ये क्या है? एनहाइड्राइड है। समझ पा रहे हैं ना? तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नेचर क्या है? मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो ये बेसिक हो जाएगा, या नॉन मेटल का होगा तो एसिडिक हो जाएगा। अब बताओ, HNO3 नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर यहाँ में कैल्शियम +2 है तो ये भी क्या होगा? +2 वाला होगा। अब यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। हाइड्रोजन वाटर निकालना है, तो बताओ यहाँ से वाटर निकल सकता है? एक ही हाइड्रोजन है, तो वाटर तो इवन नंबर में होना चाहिए हाइड्रोजन, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बनेगा बताइए? N2, क्योंकि 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। N2O6 होगा, 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा? N2O5। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो बताओ, यहाँ में हाइड्रोजन कितना है? 3 होना। क्या चाहिए? इवन नंबर, तभी तो वाटर एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। अगर 6 हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन निकल सकता, कितना पानी निकल सकता है? 3। तो 3 वाटर एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब 3 वाटर एलिमिनेट करेंगे तो हाइड्रोजन तो निकल गया है, और 3 वाटर में ऑक्सीजन कितना निकल गया है? 3। तो यहां से बताओ क्या बनेगा? P2। यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऑक्सीजन O8 होता, 3 निकाल देंगे तो क्या होगा? P2O5। या अगर ये डाइमराइज होगा तो P4O10 बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना? दोनों में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ही होगा? 5। या तो ये वन लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, दोनों सेम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? H2SO4 है, बताओ यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन एसिड क्या है? 6। अब इसका एनहाइड्राइड बनाना है तो बताओ क्या निकालना पड़ेगा? पानी। तो पानी निकालेंगे तो क्या बनेगा? SO3। और बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है?
नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो SO3 कैसा है? एसिड। इसको पानी डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और ये है, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाटर निकाल देंगे, और 3 वाटर निकालेंगे तो बताइए क्या बनेगा? P2O6 P4O6 सॉरी P2O, ये क्या बनेगा? P2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 3 निकल जाएगा तो P2O3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं P4O6। समझ पा रहे हैं ना? डाइमराइज होगा तो ये बन सकता है। और HNO2 का बताओ, इसमें से वाटर एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ में हाइड्रोजन कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा? N2O3। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो कोई भी ऑक्सी एसिड दिया है, उसका एनहाइड्राइड बनाना है तो वाटर एलिमिनेट कर दीजिए। कितना मैक्सिमम एलिमिनेट कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो बोर्ड पे ध्यान देना, अगर ये दिया है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मिक्स, ये देखो इसका एनहाइड्राइड सिर्फ एक ही है कि नहीं? और एक जो होता है वो मिक्स एनहाइड्राइड होता है। ये तो सिंपल एनहाइड्राइड है, और कोई कोई होता है वो मिक्स एनहाइड्राइड होता है, जो अभी आपको एग्जांपल में भी बताया जा रहा था। जैसे कि मान लो लिखा है, अगर HNO2 प्लस HNO3 है कि नहीं, इसका नाम क्या है? नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड है। तो इसका अगर पूछेगा कि नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो क्या करना है? वाटर एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए वाटर एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, और एक ऑक्सीजन। तो बताओ नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन कितना? देखो भाई, टोटल नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 7, हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बनेगा? N2, 3 2 5 में से N2O4 बनेगा ना। तो यहाँ में नाइट्रोजन प्लस 4 है, इसको बोला जाएगा ये क्या है? मिक्स एनहाइड्राइड है। और मिक्स एनहाइड्राइड किसका मिक्स एनहाइड्राइड है? नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का। समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार यहाँ बताइए SClO3 प्लस HClO4, यहां से पानी निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? Cl2O6। ये दोनों क्या है? मिक्स एनहाइड्राइड है। कॉपी कर लीजिए। तो एनहाइड्राइड तो खत्म ही हो गया। अच्छा यहाँ में ध्यान देना, N2O4 का जगह में क्या भी लिखा हो सकता है? NO2, और यहाँ में क्या लिख सकता है? Cl3, क्योंकि Cl3 कंबाइन करके Cl2O6 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। डिटरमाइन द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे NO2, डिटरमाइन द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए NO2 N2O, NO2 N2O, N2O4, N2O5। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? नाइट्रिक, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है वो लिखा गया NO2, ठीक है। बी में लिखा गया है N2O, सी में लिखा गया है N2O4, और डी में लिखा गया है N2O5। तो ध्यान दे देखेंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन एसिड क्या है? 5 है। तो उसका जो एनहाइड्राइड होगा उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? 5, है कि नहीं? कौन किस में 5 आ रही है? डी में N2O5 है ना, तो वही आंसर सही होगा, है कि नहीं? देखो भाई HNO3 है, HNO3 पानी निकाल के एनहाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ में हाइड्रोजन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो N2O5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following is mixed anhydride? Which of the following is mixed anhydride? Which of the following is mixed anhydride
ऑप्शन नंबर ए CO2, CO2 NO2, ऑप्शन नंबर ए CO2 NO2, CO2 NO2, SO2, SO2, Cl2O5, Cl2O5। क्वेश्चन का आंसर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स एनहाइड्राइड NO2। समझ पा रहे हैं ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन एसिड 4 है, NO2 कंबाइन करके N2O4 बनाएगा, और N2O4 क्या है? मिक्स एनहाइड्राइड है कि नहीं है? है। किस किस का? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड का। समझ पा रहे हैं क्या? मैं बोला था ना N2O4 नहीं लिखा होगा, NO2 लिखा होगा, NO2। तो ये कंबाइन करके क्या बनाता है? N2O4। क्या ये मिक्स एनहाइड्राइड है कि नहीं है? नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का, है कि नहीं? हाँ, तो ये ध्यान देना, इसका थोड़ा डाइमराइजेशन में NO2 कंबाइन करके N2O4 दे देगा, कभी ये नहीं देगा। ये देता तो आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता था, है कि नहीं? तो Cl2O6 नहीं देके ClO3 देगा, ClO3 प्लस ClO3 Cl2O6 बनेगा, और ये मिक्स एनहाइड्राइड है किस किस का? HClO3 HClO4। चलिए यहाँ में ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या नाम है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? पानी निकालेगा। क्या करेगा? पानी निकालेगा। समझ पा रहे हैं ना? और बोर्ड पे ध्यान देना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलो या ड्राइंग एजेंट बोलो, और उसके लिए कुछ रिएजेंट डालना पड़ेगा। और रिएजेंट क्या क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, P4O10 होता है, CaO होता है। ये क्या काम करता है? डिहाइड्रेट कराता है। समझ पा रहे हैं ना? पानी निकालता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर मान लो कोई एसिड होगा, तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना है, समझ पा रहे हैं ना, वो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एसिड वाला। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो ये एसिड की रिएक्शन कराना है, एसिड का डिहाइड्रेशन कराना है, तो रिएजेंट कौन सा वाला डालना पड़ेगा? एसिड वाला। और मान लो किसी बेस का डिहाइड्रेशन कराना है, तो जो रिएजेंट डालना पड़ेगा वो क्या डालना पड़ेगा? बेस। तो बताओ यहाँ पे ध्यान देंगे कौन कौन सा रिएजेंट है जो हमारा सिलेबस में लिखा है, वही आपको मालूम होना चाहिए। कंसंट्रेटेड H2SO4, बताओ एसिड है कि नहीं है? P4O10 एसिड है कि नहीं है? है। P4O10 एसिड है, बेस है। नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर बेसिक नेचर होता है या एसिडिक होता है? एसिडिक। क्या ये भी एसिड है कि नहीं है? है। क्या ये मेटल का ऑक्साइड है क्या? तो ये क्या होगा? कैसा नेचर का होगा? बेसिक। तो अगर आप कोई बेस आपको होगा और उसका डिहाइड्रेशन कराना है, तो बताओ रिएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4, P4O10 और CaO में क्या इस्तेमाल करेंगे? CaO। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपने ये सब डिहाइड्रेशन कराया, लेकिन इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किए हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। एनसीईआरटी में यही लिखा है। क्या आप ये भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी ले सकते हैं। क्लियर है ना भाई? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना। क्या निकालना? पानी। क्या ये इथेनॉल है क्या? बताओ ये एसिड है क्या? एसिड, नाम ही में लिखा है एसिड। तो एसिड है तो रिएजेंट क्या डालना है? CaO डालना है क्या? CaO डालना है? नहीं। क्या इसमें एसिड है क्या? क्या ये भी एसिड है क्या? और अल्कोहल में भी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो बताओ सबके लिए रिएजेंट मैंने क्या इस्तेमाल किया है? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन कराई जा रही है, वो एसिड की डिहाइड्रेशन कराना है, तो रिएजेंट भी क्या लेना पड़ेगा? एसिड वाला। क्या समझ पा रहे हैं? क्या इसका जगह में P4O10 लिखेंगे? आराम से लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, पानी निकालना है, तो चलिए पानी निकाल दिया जाए। देखिए ये क्या वाटर एलिमिनेट हो गया, तो क्या बनेगा? CH2 क्या बनेगा? C2H4 प्लस वाटर। तो ये क्या है? अल्कोहल से एल्किन बनाने का मेथड है। अगर आपके पास अल्कोहल है, उसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए, तो क्या बन जाता है? एल्किन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, यहां से क्या करना है? देखो फॉर्मिक एसिड है क्या? फॉर्मिक एसिड क्या नाम है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, फॉर्मिक एसिड। पानी निकालिए, बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या यहां से H लिया जाए, यहां से OH ले लिया जाए, तो क्या निकल गया है? पानी। क्या बचेगा? CO। तो CO प्लस H2। क्लियर है ना? क्या आप लोग जानते हैं इसका नाम ऑक्जेलिक, ओम्स गैप, दो एसिड के बीच में कार्बन, है कि नहीं? O का मतलब ओम्स, ऑक्जेलिक, कोई भी कार्बन नहीं होगा तो ऑक्जेलिक, एक कार्बन होगा तो मेलोनिक, दो होगा तो ओम्स, S में सक्सेनिक। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे टाइप की एसिड आपको पढ़ाई गई थी IUPAC नेम में। ठीक है, आई बोर्ड पे ध्यान देना। क्या यहां से देखो क्या क्या होगा? इसका H
इसका OH वाटर एलिमिनेट हो गया और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा CO प्लस CO2 प्लस पानी, CO प्लस CO2 प्लस पानी। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर कराई जाती है, ध्यान देना ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CO प्लस CO2 प्लस पानी। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर इसका मेलोनिक एसिड का क्या इसका आईपीसी नेम भी लिख सकते हैं 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप 1 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड है कि नहीं। क्या यहां से पानी निकालना है, यहां से पानी निकालना है, कितने वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा 2, क्या बनेगा क्या बनेगा भाई C3O2 प्लस 2 वाटर, क्या नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर मैं पूछ दूंगा बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, केन शुगर क्या लिखा है, केन शुगर का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दिया जाए, पूरा पानी निकल जाता है। तो पानी कितना मैक्सिमम निकल सकता है, हाइड्रोजन कितना है 22, तो कितना वाटर एलिमिनेट होगा 11, तो 11 पानी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 12 कार्बन बचेगा। कार्बन कैसा होगा ब्लैक रेसिड्यू कलर बच जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ में हो जाए P4O10, यहाँ में क्या करता है, ये क्या करेगा P4O10, बताओ क्या करता है भाई P4O10 डिहाइड्रेशन, क्या पानी निकाल देगा, तो पानी निकालेगा, एसिड है कि नहीं, नाम ही है नाइट्रिक एसिड है कि नहीं है, तो पानी निकालेगा तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना चाहिए इवन नंबर, तो क्या किससे मल्टीप्लाई, तो जब पानी निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा N2O5 प्लस H2। समझ पा रहे हैं ना आप लोग भाई, ये रिएजेंट पता होगा तो तुमको मालूम हो जाएगा क्या करेगा पानी निकालेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग मतलब पानी निकालना,